नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी और हम पर आप सबका स्वागत है। आइए आज इस चैनल पर हम लोग क्रिप्टो करेंसी वगैरह के बारे में कुछ नई बातें जान लेते हैं। क्रिप्टो करेंसी से संबंधित क्या कुछ आया है। हालांकि हमारे इस बजट में भी इससे संबंधित कुछ घोषणाएं की गई है, क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल वॉलेट और ब्लॉकचेन से संबंधित कुछ बातों के बारे में। लेकिन आज हम बजट पे नहीं बातें करेंगे, बल्कि हम लोग बस क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल वॉलेट और ब्लॉकचेन से जुड़े सवालों के संबंधित जवाब इस पर तलाशेंगे। तो स्वागत है आप सबों का बीपीएससी और हम पर। और आइए देखते हैं कि क्या कुछ इससे संबंधित क्वेश्चंस हैं और क्या कुछ इससे संबंधित मैं जानकारी आप सबों को दे सकती हूँ। अगर वीडियो पसंद आया दोस्तों तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट भी कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वर्चुअल करेंसी जो कि बजट 2022-23 में भी इससे संबंधित कुछ बातें कही गई हैं। क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल वॉलेट और ब्लॉकचेन से जुड़े हर सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में दिया जाएगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को बजट पेश किया है और इस बजट घोषणा में निर्मला सीतारमण ने वर्चुअल एसेट पर टैक्स और भारतीय डिजिटल करेंसी लॉन्च करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह के वर्चुअल डिजिटल एसेट के लेन देन से होने वाली आय पर 30% का टैक्स लगाया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 30% का टैक्स लगाया जाएगा। वर्चुअल डिजिटल एसेट को ट्रांसफर करने पर भी 1% TDS का भुगतान करना होगा। कितना TDS लगेगा? 1%। ठीक है। गिफ्ट में वर्चुअल करेंसी लेने वाले व्यक्ति को टैक्स भरना होगा। ठीक है, वर्चुअल करेंसी अगर कोई गिफ्ट में लेता है तो उसको भी टैक्स देना होगा और इस पर TDS जो है यह 1% लग जाएगा और 30% टैक्स लगेगा जो भी इससे संबंधित इनकम होगी उस पर। ठीक है, आगे चलते हैं। वर्चुअल एसेट के अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से डिजिटल रूपी लॉन्च करने की भी बात कही है। ठीक है, वर्चुअल एसेट, क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल रूपी को आसान भाषा में समझने के लिए BBC के अर्थशास्त्री शरद कोहली, क्रिप्टो करेंसी एक्सपर्ट सजीव कंसल और क्रॉस टावर क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज के CEO विकास आहूजा से जो बातचीत हुई है उसी का सारांश यहाँ पे आपको दिया जा रहा है। तो देखते हैं क्या कुछ कहा गया है इसमें। यहाँ पे पहला सवाल है कि क्रिप्टो करेंसी क्या है। तो क्रिप्टो करेंसी की एक मतलब कि एक्सेप्टेबल डिफिनेशन अगर कहा जाए तो यह दिया जा सकता है कि बड़े बड़े कंप्यूटर एक खास फॉर्मूले, जैसे या यूँ कहें कि एल्गोरिदम को हल करते हैं, इसे माइनिंग कहा जाता है, तब जाकर के क्रिप्टो करेंसी बनती है। बिटकॉइन जैसी लगभग 4000 वर्चुअल करेंसीज बाजार में उपलब्ध है। इन सब वर्चुअल करेंसी को क्रिप्टो करेंसी कहते हैं। नॉर्मल करेंसी को कोई ना कोई संस्था कंट्रोल करती है, जैसे कि हमारी जो अभी नॉर्मल करेंसी चल रही है उसको भारत में भारतीय रिजर्व बैंक कंट्रोल करता है और रिजर्व बैंक जो है करेंसी को प्रिंट भी करता है और उसका हिसाब किताब भी रखता है। तो यहाँ पे मेन बात यह है क्रिप्टो करेंसी से संबंधित कि क्रिप्टो करेंसी को कोई भी संस्था कंट्रोल नहीं करती है। तो फिर ये किस तरह से रेगुलेट होती है, चलिए आइए यह भी देख लेते हैं। हमने देखा कि क्रिप्टो करेंसी को कोई भी संस्था कंट्रोल नहीं करती है। तो सवाल यह उठता है कि जब कोई संस्था इसको कंट्रोल या रेगुलेट करने के लिए है ही नहीं तो यह किस तरह से काम करती है। तो चलिए इस सवाल का इसमें जवाब पाते हैं कि कैसे काम करती है क्रिप्टो करेंसी। ठीक है, तो यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी की हर एक ट्रांजैक्शन का डाटा दुनिया भर के अलग अलग कंप्यूटर में दर्ज होता है। आसान शब्दों में समझे तो मान लीजिए कि एक बहुत बड़ा कमरा है जिसमें सारी दुनिया के लोग बैठे हुए हैं। ऐसे में जब कोई व्यक्ति क्रिप्टो करेंसी की लेन देन करता है तो उसकी जानकारी कमरे में बैठे सभी लोगों को हो जाती है, यानी उसका रिकॉर्ड सिर्फ एक जगह ही दर्ज नहीं होता। ठीक है, दुनिया भर के अलग अलग कंप्यूटर में यह रखा जाता है, इसलिए यहाँ किसी बैंक जैसे तीसरे पक्ष की जरूरत नहीं पड़ती है। 2008 में बिटकॉइन नाम की यह क्रिप्टो करेंसी बनी थी। तो 2008 से लेकर अब तक बिटकॉइन को कब किस वॉलेट से खरीदा या बेचा गया उसकी सारी जानकारी इसमें रहती है। इसमें परेशानी बस इतनी सी है कि इसमें ये पता नहीं चल पाता कि वॉलेट किस व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर एक और सवाल उठता है कि बजट घोषणा में जो वर्चुअल एसेट पर जो 30% टैक्स की बात कही गई है, तो इस 30% टैक्स का क्या मतलब है। तो क्रिप्टो करेंसी से होने वाली कमाई पर अब
व्यक्ति को 30% टैक्स देना होगा, यह तो क्लियर है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने 1 लाख रुपए की क्रिप्टो करेंसी खरीदी है तो उसे 2 महीने बाद 2 लाख रुपए में बेच दिया, तो इसका मतलब यह है कि उसे 1 लाख रुपए का मुनाफा हुआ, ठीक है। अब उस व्यक्ति को इस 1 लाख रुपए के मुनाफे पर 30% यानी कि 30,000 रुपये टैक्स के रूप में सरकार को देने होंगे। तो यही इस 30% टैक्स का यही मतलब है। वर्चुअल एसेट जो भी होगा उस पर 30% का जो टैक्स होगा, तो यही इससे संबंधित क्या हुआ कि अगर 1 लाख में व्यक्ति ने खरीदा क्रिप्टो करेंसी, उसे 2 लाख में बेच दिया, तो उसे 30% यानी कि 30,000 रुपये टैक्स सरकार को देने होंगे, ठीक है। तो ये तो थी इनकम पर 30% टैक्स। अब देखते हैं वर्चुअल एसेट पर 1% टीडीएस भी कहा गया है। तो टीडीएस का यहाँ पे क्या मतलब होगा, तो अगर पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से 1 लाख रुपए की क्रिप्टो करेंसी खरीदता है, ऐसे में पहला व्यक्ति 1% टीडीएस यानी कि 1,000 रुपये घटाकर उसे 99,000 की पेमेंट करेगा, ठीक है। 1 लाख का उसने क्रिप्टो करेंसी खरीदा तो वह केवल उसे 99,000 की ही पेमेंट करेगा, और इसमें से जो 1,000 हुआ यह वही उसका टीडीएस हो गया, ठीक है। इस 1,000 रुपये को सरकार के टीडीएस के रूप में जमा करना पड़ेगा, जिसे बाद में टैक्स के तौर पर क्रेडिट किया जा सकता है। इससे सरकार को लेन देन की जानकारी रहती है, ठीक है। लेन देन की जानकारी रहेगी सरकार को। अब एक और सवाल यह उठता है कि क्या क्रिप्टो करेंसी गिफ्ट करने पर भी टैक्स देना होगा। तो यहाँ पर आंसर होगा जी हाँ। कुछ मामलों में करीब के रिश्तेदारों को सामान गिफ्ट करने पर टैक्स नहीं लगता है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी को गिफ्ट की कैटेगरी से बाहर रखा गया है। अगर आप अपने भाई बहन को भी क्रिप्टो करेंसी गिफ्ट देते हैं तो इस पर टैक्स लगेगा, ठीक है। यहाँ पर एक और सवाल है कि अगर क्रिप्टो करेंसी के लेन देन में नुकसान हुआ तो क्या होगा, ठीक है। तो ये नुकसान के बारे में देख लेते हैं कि क्या कुछ इससे संबंधित प्रावधान है। तो सालाना आय में क्रिप्टो करेंसी से होने वाले फायदे या नुकसान को नहीं जोड़ा जा सकता। अगर आपको अपने बिजनेस से 5 लाख रुपए की कमाई हुई है और क्रिप्टो करेंसी से 1 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, तो ऐसे में आपको पूरे 5 लाख रुपए पर सरकार को टैक्स देना होगा। इसमें क्या है कि क्रिप्टो करेंसी से जो नुकसान होगा उसको एडजस्ट नहीं किया जा सकता है, मतलब कि आप अपनी कमाई 4 लाख रुपए नहीं दिखा सकते। यानी कि अगर 5 लाख रुपए की कमाई हुई है और भले ही आपको 1 लाख रुपए का नुकसान हो गया, तो यह नुकसान आप सरकार को नहीं दिखा सकते। पूरे 5 लाख रुपए पर ही आपको सरकार को टैक्स देना होगा, ठीक है। अगला है कि वर्चुअल एसेट क्या होता है। तो वर्चुअल का मतलब है जिसे फिजिकली टच न किया जा सके, वह आपको हो गया वर्चुअल। और एसेट का मतलब होता है संपत्ति। तो मार्केट में बिटकॉइन, इथीरियम, डॉज कॉइन जैसी जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज है वे सारी वर्चुअल एसेट कहलाती हैं। इसमें नॉन फंजिबल टोकन यानी कि एनएफटी भी शामिल है। उदाहरण के लिए दुनिया का जो सबसे पहला एसएमएस गया था उसे एक व्यक्ति ने संभाल कर उसका नाम नॉन फंजिबल टोकन बना लिया है, ठीक है। उसका नॉन फंजिबल टोकन बना लिया है पहला एसएमएस को। बहुत सारी पेंटिंग को भी लोगों ने एनएफटी की शक्ल में तैयार कर लिया है। इन्हें वर्चुअल दुनिया में खरीदा या बेचा जा सकता है। तो यह हो गया आपको वर्चुअल एसेट। अब क्वेश्चन है कि डिजिटल वॉलेट क्या होता है। तो डिजिटल वॉलेट के बारे में देखते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति अपने पैसे को पर्स में रखता है, ऐसे ही क्रिप्टो करेंसी रखने के लिए डिजिटल वॉलेट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। डिजिटल वॉलेट खोलने के लिए एक पासवर्ड होता है। जिसके पास भी डिजिटल वॉलेट का पासवर्ड होता है वो उसे खोलकर क्रिप्टो करेंसी को खरीद या बेच सकता है। डिजिटल वॉलेट का एक पता होता है जो कि 40 से 50 अंकों का होता है। इनमें अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिक दोनों शामिल होते हैं। हर वॉलेट का यूनिक पता होता है, यानी कि एक यूनिक एड्रेस होता है। ऐसे अरबों खरबों वॉलेट डिजिटल दुनिया में हैं, ठीक है। अरबों खरबों डिजिटल वॉलेट दुनिया में अभी वर्तमान में चल रहे हैं। अब अगला सवाल यह है कि डिजिटल ब्लॉकचेन क्या होती है। तो क्रिप्टो करेंसी से जुड़ा जब कोई ट्रांजैक्शन होता है तो वो ब्लॉक में दर्ज होता है। ब्लॉक में सीमित ट्रांजैक्शन ही दर्ज हो सकते हैं। एक ब्लॉक भरने के बाद ट्रांजैक्शन दूसरे ब्लॉक में दर्ज होता है। ऐसा एक ब्लॉक अगले ब्लॉक से फिर जुड़ता चला जाता है। इसी चेन को ब्लॉकचेन कहा जाता है।
क्रिप्टो करेंसी में ट्रांजैक्शन होने के बाद वो एक ब्लॉक में दर्ज हो जाता है, ठीक है। और एक ब्लॉक में लिमिटेड ट्रांजैक्शन ही दर्ज हो सकते हैं, क्योंकि जब एक ब्लॉक भर गया तो उसके बाद फिर अगला जो ट्रांजैक्शन होगा वो दूसरे ब्लॉक में दर्ज होगा, और इसी तरह से दूसरा भर गया तो तीसरा, तीसरा भर गया तो चौथा, इस तरह से एक चेन बनती चली जाती है जिसे ब्लॉकचेन कहते हैं। अगला है कि क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज क्या होती है। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज ये ऐसे प्लेटफॉर्म होते हैं जहां पर व्यक्ति क्रिप्टो करेंसी को खरीद या बेच सकता है। रुपयों को इन एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पर जाकर क्रिप्टो करेंसी में बदलवा सकते हैं। अगर आपको एक क्रिप्टो करेंसी बेचकर दूसरी क्रिप्टो करेंसी खरीदनी हो तब भी इस तरह के एक्सचेंज काम में आते हैं। जिस तरह से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सामान खरीदने के लिए जाते हैं, वैसे ही क्रिप्टो करेंसी खरीदने के लिए क्रिप्टो एक्सचेंज की मदद लेते हैं। यहाँ क्रिप्टो करेंसी खरीदने वाले भी होते हैं और बेचने वाले भी, ठीक है। अब है डिजिटल रूपी पेटीएम जैसे कि ई वॉलेट में रखे पैसे से कैसे अलग होता है। डिजिटल रूपी जो है या पेटीएम एक तरह का ई वॉलेट ही है। तो इस तरह के ई वॉलेट में रखे पैसों से डिजिटल रूपी जो है यह किस तरह से अलग है। तो डिजिटल रूपी में बात करें तो आपकी जेब में जो नोट और सिक्के पड़े हुए हैं वो डिजिटल रूप में आपके फ़ोन या वॉलेट में रहेंगे। इसमें आपको बैंक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी के समय में कोई पेमेंट करने के लिए किसी बैंक या किसी पेमेंट वॉलेट का सहारा लेना पड़ता है। पेटीएम जैसी ई वॉलेट कंपनियां मध्यस्थ का काम करती है। डिजिटल रूपी में ऐसा नहीं होगा। जैसे अभी आप कैश पैसे से लेन देन करते हैं वैसे ही डिजिटल रूपी से भी कर पाएंगे। ये डिजिटल करेंसी ब्लॉकचेन तकनीक पर आधारित होगी। इससे पता चलेगा कि डिजिटल करेंसी कहाँ कहाँ से चलकर आप तक आई है। साधारण करेंसी की तरह डिजिटल रूपी को भी भारतीय रिजर्व बैंक ही जारी करेगा, ठीक है। अब इससे संबंधित एक आखिरी सवाल है, डिजिटल रूपी क्रिप्टो करेंसी से कैसे अलग है। तो बिटकॉइन 2 करोड़ 10 लाख से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। बिटकॉइन की सप्लाई लिमिटेड है। जब मांग बढ़ती है तब बिटकॉइन के दाम बढ़ने लगते हैं। 5 साल पहले बिटकॉइन 22,000 रुपये का था, लेकिन आज इसकी कीमत 30 लाख रुपए है। इसके दाम घटते बढ़ते रहते हैं। ज़्यादातर क्रिप्टो करेंसी की एक तय संख्या होती है, उससे उन्हें अधिक नहीं बनाया जा सकता, मतलब कि एक लिमिट से ज़्यादा उसको नहीं बनाया जा सकता है। दूसरी तरफ डिजिटल रूपी की कीमत में कोई बदलाव नहीं आता। 10 रुपये डिजिटल रूपी के तौर पर कई सालों के बाद भी 10 रुपये ही रहेंगे। डिजिटल रूपी सिर्फ हमारे लेन देन के तरीके को बदल देगा। तो इस तरह से एक जो नई बात हमारे बजट में आई है उससे संबंधित कुछ अच्छे से इसको डिफाइन किया गया है इस वीडियो में। देखना ना भूलिएगा और पूरा वीडियो देखिएगा। साथ ही अपने दोस्तों को भी जानकारी के लिए अवश्य शेयर कीजिएगा। तो इस तरह से समाप्त होती है ये वीडियो। वीडियो पसंद आए तो अपने कमेंट्स और लाइक्स ज़रूर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में बीपीएससी और हम पर। धन्यवाद।